ठीक है सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा उप विषय जो हमारे पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक है वितान भाग 2, इसी से जो ये तीसरा अध्याय अतीत में दबे पांव, ये जो शेष रहता है इसको शुरू करेंगे। इधर तक हम पढ़ चुके थे जो धीमे धीमे सूखे में डल गया, इससे आगे हम शुरू करेंगे। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। रागी क्या होता है? रागी ये एशिया और अफ्रीका के देशों में ये एक मोटे अन्न को रागी की उपज बोलते हैं, मोटा अन्न। और ये एशिया और अफ्रीका के देशों में अधिकतर होता है, अफ्रीका में होता है और एशिया में कुछ देशों में यह अधिकतर मात्रा में होता है। और भारत देश में ये लगभग 4000 वर्ष पहले ये उपज होते थे। इसका फोटो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे, कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सब के बीज मिले हैं। आजकल इधर तो कपास होता नहीं, लेकिन कैथल साइड, रेवाड़ी साइड, महेंद्रगढ़, अगर इन जिलों की तरफ जाएं तो उधर कपास की मात्रा अधिक मात्रा में मिलते हैं। कपास अधिक मात्रा में, ये कपास वहां पर पैदा होता है, इसकी पैदावार की जाती है और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मोन्जो दड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला था। ये अंडरलाइन कर लीजिए ये पंक्ति। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला था, क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है, आपसे कभी भी किसी भी टेस्ट में पूछा जा सकता है। छाल्टी और ऊन कहते हैं। यहाँ सुमेर में आयात होते थे, शायद सूत उनको निर्यात होता हो, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजो दड़ो के लिए मेलवा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। ज्ञानशालाएं क्या होती है? जो विद्यालय होते हैं जहां पर नॉलेज गेन किया जाता है, यानी कि पाठशाला को ही ज्ञानशाला बोलते हैं। सटी होना यानी कि उसी से लगे होना, उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ ब्रिटिश माना जा सकता है। दक्षिण में एक और बगन इमारत है, इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। ये लाइन भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि एक अंक में या फिर आगे बड़े क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है कि नीचा नगर से क्या अभिप्राय, या नीचा नगर किसको कहा जाता है। ये उपयुक्त जो पंक्ति हम 2-3 पढ़ चुके हैं, इन्हें अंडरलाइन करें। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की सतह में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती है। रईस कौन? यानी कि अमीरों की। ये भी पूछा जा सकता है कि एक अंक में जब भी आपका टेस्ट होगा कि पूर्व की बस्ती कैसी बस्ती कहलाई जाती है,
तो आप क्या लिखोगे? रईसों की बस्ती। हालांकि आज के युग में पूर्व की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती है। पहले ये रईसों की बस्ती होती थी, लेकिन आजकल के दौर में ये गरीबों की बस्ती मानी जाती है, पूर्व की बस्ती। मोहनजोदड़ो इसका उलट था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें। हम अगर मोहनजोदड़ो के विषय में पता करें तो वहां का रहन सहन, वहां की सड़कें कैसे थी, घर कैसे थे, ये पंक्ति आप लिख सकते हो। आगे निकाल लीजिए पेज नंबर 43। ज्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है। संक्षिप्त क्या होता है? छोटा। जैसे डीके हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, ये नाम दे दिया है इनको। एक तरह से पुरातत्व विभाग ने उनके नाम पर, यहाँ दो हल्के हैं, एक डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है, यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। अब डीके के बारे में जो एक नाम दिया गया है एक इस क्षेत्र को, अगर पूछा जाए तो ये पंक्ति आप लिख सकते हो। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यह शैली 50 साल पहले कार्बुजिए ने इस्तेमाल की। वहां पर भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बुजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन और अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी। अब वास्तुकला क्या होती है? वास्तुकला होती है भवन निर्माण करने की जो कला होती है, भवन को बनाने की, घर को बनाने की जो कला होती है ना, उसको वास्तुकला बोलते हैं। और प्रेरणा यानी कि किसी से मोटिवेट होना, और चेतन और अवचेतन, ये दो जो शब्द है इनका अर्थ अच्छे से जान लीजिए। जो चेतन होता है, चेतन क्या होता है कि जो हमारे दिमाग का जो हिस्सा होता है ना, भाग होता है, पार्ट होता है माइंड का, जिसके द्वारा आदमी काम करता है। यानी कि आदमी के अंदर जो दिमाग होता है ना, और उस दिमाग का एक हिस्सा जो अच्छे से काम करता है, माइंड का वन पार्ट जो अच्छे से काम करता है, उस अवचेतन क्या होता है कि माइंड का एक भाग जिसमें हमारे जो भाव होते हैं, फीलिंग्स होती है, वो सोई पड़ी रहती है, सुप्त अवस्था में विद्यमान होती है। वो कब जागती है? जब कोई घटना घटती है। सपोज कीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई आपके भाई को पीटता है, आपकी बहन को पीटता है, या कोई आपके साथ गाली गलौज करता है और आपको क्रोध आ जाता है तो आपके दिमाग में जो भाव है क्रोध से संबंधित, यानी कि रौद्र से संबंधित, क्रोध का जो भाव है वो सुप्त अवस्था में सोया हुआ है, और जैसे ये घटना घटित होती है तो आपके अंदर का वो भाव जागृत हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? अवचेतन। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है अवचेतन से? कि मस्तिष्क का वह भाग जिसमें सुप्त अवस्था में जो हमारे भाव हैं, जो हमारी फीलिंग्स है, वो सोई रहती है, पड़ी रहती है, उनको क्या बोलते हैं? अवचेतन बोलते हैं। ऐसे ही सब आगे देखिए, इससे आगे चलिए। ऐसे ही सफर करती होगी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर दिखाई देती है, समानांतर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है।
घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर होदी तक आती है। होदी क्या होता है? छोटे छोटे जो कुएं होते हैं ना, आजकल तो ये इधर तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया, लेकिन महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, उधर राजस्थान की तरफ अगर हम जाएं तो वहां पर आज भी जो औरतें हैं छोटे छोटे कुओं से, उनको होदी का नाम दे देते हैं, कुओं को ही, वहां से पानी भरने के लिए जाते हैं, पानी भरकर लेके आते हैं। आजकल जो उस साइड जाएंगे तो औरतें आज भी कुओं से, होदियों से पानी भरकर लेके आते हैं पीने के लिए या अन्य प्रयोग के लिए। आगे चलिए। और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाते हैं। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज्यादातर बंद है। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। बासिंदे क्या होते हैं? बासिंदे होते हैं वहां के जो निवासी होते हैं, जो रहने वाले होते हैं। और सरोकार क्या होता है? सरोकार होता है प्रयोजन, यानी कि उद्देश्य, एम्स, उसको सरोकार बोलते हैं। आगे चलिए। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पक्की पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। एक ही पकी हुई आकार की ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं सिंधु, अगला पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 44। सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है। ज्ञात यानी कि जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। जो कुएं खोद कर भूजल तक पहुंची, यानी कि धरती के निचले हिस्से तक। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय मोहनजोदड़ो में लगभग, मोहनजोदड़ो में जो कुओं की संख्या कितनी थी, तो आप क्या बताओगे? 700। नदी, कुएं, कुंड, स्नानघर और बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? ये देखिए, ये जो चित्र दिया गया है उस समय में जो कुएं का, ये इस प्रकार से कुएं, पहले जो छोटी मोटी जो ईंटों से जो पतली होती है, जिसको टायल बोलते हैं, उस टायल से कुएं बनते थे। लेकिन धीरे धीरे ये टायल ईंटों का प्रयोग होना शुरू हो गया और ईंटों से कुओं का निर्माण होना शुरू हो गया। हमारे इधर भी आज से करीबन 10-11 पहले अगर जाएं तो अपने इस क्षेत्र में भी कुओं की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होते थे। लेकिन अब जो सबमर्सिबल ट्यूबवेल हो गए हैं, इनकी वजह से ये बिल्कुल ही लुप्त हो गया। लेकिन कुछ क्षेत्रों में आजकल आज भी ये विद्यमान है। आगे चलिए। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। अब एक डीके था और दूसरा डीकेजी। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। उस दीवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह सैतीरों की जगह हो। सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंटें 1:2:4 के अनुपात की, सभी भट्टी में पकी हुई। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। कहीं कहीं नालियां की अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई दी। अनगढ़ क्या होता है? जिसका निर्माण न किया गया हो, अपने आप जो बन गई हो, उसको क्या बोलते हैं? अनगढ़ बोलते हैं। अगला पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 45। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हो, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं।
बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा। कुम्हारी का काम, उद्यम क्या होता है, यानी कि किसी तरह की कोई मेहनत होती होगी, कार्य किया जाता होगा। कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म। हालांकि सभी घर खंडहर है। खंडहर क्या होते हैं, टूटे फूटे और दिखाई देने वाली चीजों से हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। घर छोटे भी हैं और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में है। कतार क्या होता है, पंक्ति, लाइन। ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुणा 30 फुट का होगा। कुछ हिस्से दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। इनकी वास्तु शैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है। अब कमोबेश का उर्दू शब्द है। इसका जो अर्थ होता है कमोबेश का अर्थ होता है थोड़ी बहुत। कमोबेश का क्या अर्थ होता है, थोड़ी बहुत, यानी बहुत ही कम, बहुत ही कम। आगे देखिए, व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 30 कमरे हैं। ये भी पंक्ति आप रेखांकित कर लीजिए, अंडरलाइन करें कि जो मुखिया का घर है उसके बारे में आप क्या जानते हो, कैसा मुखिया का घर, ये सभी कुछ आप बता सकते हो। ये जो अब हमने पढ़ा है, 2 आंगन और करीब 20 कमरे। DKBC हल्का आगे पूर्व में है। यानी कि कहने का तात्पर्य, जैसे हम सेक्टरों में नहीं जाते हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, इस तरीके से उस समय ये जो वहां के जो निवासी थे, जिस क्षेत्र में रहते थे, उस क्षेत्र को इस तरह से DK1BCD इस तरह से उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट रखा था, उन्हें अलग अलग नाम दिए हुए थे। ठीक है, तो आगे देखिए, दाढ़ी वाले याजक नरेश के मूर्ति इसी तरफ के एक घर से मिली थी। DKG की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फर्लॉन्ग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। ये हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, जिन्होंने 1924-25 में राखालदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले हैं। कंकाल क्या होते हैं, हड्डी, यानी कि जो मर चुके हैं ना, मरे हुए लोगों के जो अवशेष होते हैं, यानी कि हड्डी, उन्हें कंकाल बोलते हैं, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रही। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मॉर्टिमर विलर ने कहा था कि इस संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की तरफ जाती हैं। आगे पेज नंबर 46 निकाल लीजिए। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर VS हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं। चाव क्या होता है, इच्छा से। जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क के तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं। स्नानघर यहाँ भी सब घरों में है। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए है, यानी कि सामूहिक सभी लोग कुओं का प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर किसी भी जाति पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं था। कोई भी जाति का व्यक्ति आकर कुएं से पानी भर सकता था। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि इस अध्याय में जो पूरा जो सारांश है, ये जो हमारी 2 संस्कृतियां हैं,
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उनके संदर्भ में बताया गया है कि इनका निर्माण कैसे हुआ, वहाँ रहन सहन कैसा था, वहाँ फसलें होती थी नहीं होती थी, वहाँ का वातावरण कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, पूरा का पूरा। वहाँ पर अगर खुदाई के समय जो अवशेष मिले हैं तो अवशेष किसके मिले, ये सभी बातें इसमें बताई गई है। आगे चलिए। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। अब चौकोर, चौकोर में कौन सा समास होगा, द्विगु समास। और चौकोर का क्या मतलब होता है, चौकोर का मतलब होता है जिस आकार की चार भुजाएं एक जैसी हो, जिस आकार की चारों भुजाएं एक जैसी हो, उसको क्या बोलते हैं, चौकोर बोलते हैं। और आयताकार आयताकार का क्या अर्थ होता है, आयताकार का अर्थ होता है जिस आकार की आमने सामने की भुजा बराबर की हो। ये मैथ में भी आप पढ़ कर आए हो और आगे भी भविष्य में शायद पढ़ते होगे या पढ़ोगे। तो आयताकार का मतलब होता है जिस आकार की आमने सामने की भुजा इक्वल हो, बराबर की हो, उन्हें आयताकार बोलते हैं। नगर की योजना, नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मुहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां, तोलने के बाट आदि सब। यानी कि बाट क्या होते हैं, वजन, 1 किलो का, पाव का, 2 किलो का, जिससे वस्तुओं को तोला जाता है तराजू में रखकर। आगे चलिए। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। अचरज क्या होता है, हैरानी, आश्चर्य। इसका एक अर्थ तो यह लगाया गया है कि शहर की आबादी काफी रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया है कि बड़े बड़े घरों में निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री गैगरी ओसेल का मानना है कि बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान है पर सीढ़ियां नहीं है। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही हो जो कालांतर में नष्ट हो गई हैं, जो कालांतर में नष्ट हो गई है, यानी कि वर्तमान में वो बिल्कुल ही समाप्त हो गई हैं। संभव है ऊपर की मंजिल में ज्यादा खिड़कियां, झरोखे और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है, पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्तियों में छोटी संकरी, संकरी क्या होते हैं, जकड़ी हुई, बिल्कुल टेढ़ी-मेढ़ी सीढ़ियां हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसे ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा, ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियां या दरवाजों और छज्जों के चिन्ह नहीं है। छज्जे क्या होते हैं, यानी कि घर के सामने जो गले के आगे 2 फुट 3 फुट का आगे उसे निकाल देते हैं, उसको छज्जा बोलते हैं। गर्म इलाकों में, गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी। मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए, शेर, हाथी या गैंडा। इस मरुभूमि में हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। आगे देखिए। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे। यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी शिरीन रत्नाकर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई लेते थे। दूसरे मोहनजोदड़ो को किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी बारिश उस काल में काफी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर चला गया। क्या पानी के अभाव में, अभाव क्या होता है, कमी, अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता थी। आगे निकाल लीजिए पेज नंबर 47।
पेज नंबर 47 निकाल लीजिए। मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सुने घरों में हवा की लय और ज्यादा गूंजती है, इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। यानी कि इस तरीके से बनाए गए थे, अगर आप एक घर में एंट्री कर गए ना, तो आप उसी घर से वापस नहीं निकल सकते, दूसरे किसी अन्य घर से निकल सकते। आखिर सब खंडहर है, सब कुछ खुला, अब कोई घर जुदा नहीं है। एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कार में आकार होता है। संस्कार में क्या होता है? संस्कारों से युक्त, भले वह 5000 साल पुराना घर क्यों ना हो। हमें कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए, आहिस्ता यानी कि धीरे धीरे उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही ना हो। अतीत यानी कि भूतकाल निहारना, देखना, जिज्ञासा, मन में प्रबल इच्छा पैदा होना। किसी अजनबी घर में अनधिकार यानी कि बिना अधिकार के किसी से कोई भी परमिशन न लेना, विदाउट परमिशन के वो एंट्री कर जाना, चहलकदमी का अपराध बोध भी हो। बोध यानी कि जानकारी। जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए, सब जानते हैं। यहाँ सब कोई बसने नहीं आया, लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। कल कोई यहाँ बसता था, जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल ना आए, ऐसा नहीं हो सका। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है इस पंक्ति में? लेखक के कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे घर उस समय इन सभ्यताओं के दरमियान मिलते थे, आजकल अगर हम राजस्थान में जाए ना, तो राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में ऐसे ही नगर क्षेत्र जो घर हैं वो आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सका। आगे चलिए। महज इसलिए नहीं कि राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है, कई चीजें हैं जो मुझे यहाँ से वहां जोड़ जाती हैं। जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती। यानी कि आज भी राजस्थान में ज्यादातर जो खेती की जाती है वो बाजरे की और ज्वार की खेती होती है। मोहनजोदड़ो के और यही जो फसल है वो उस समय इन दोनों जो ये सभ्यताओं के बारे में बताया है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति, वहां पर उस समय होते थे। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। जैसलमेर राजस्थान के अंदर आता है। उस अगला पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 48। उस खूबसूरती में हर दम एक गमी व्याप्त है। व्याप्त होता है फैला हुआ। गांव में घर है पर लोग नहीं है। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना घर छोड़ चला गया। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए, घर खंडर हो गए पर ढहे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए
वक्त वहीं रह गया। खंडहरों ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह लोग घरों से निकले हो, शायद शाम ढले लौट आने वाले हों। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। उसमें विशद होता है बहुत बड़ा, विशालकाय। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आगे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था, हमारे गांव में भी लकड़ी वाले पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफा यानी कि पहली बार इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़े का आविष्कार हो गया है। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का क्या एक ऐतिहासिक गठजोड़ है। रेगिस्तान के जहाज से अभिप्राय है यानी कि वहां पर बैलगाड़ी को ऊंटों के माध्यम से खींचा जाता था। ये जो ऊंट है वो एक तरह से रेगिस्तान का जहाज माना जाता है। और जो आजकल के जहाज है ये तो आपको पता ही है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी ऊंट गाड़े का अब वहां कभी इस्तेमाल होता होगा। लेकिन देखिए, मैं कई बार राजस्थान आता जाता रहता हूँ और कई बार मैंने वहां पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, आज भी ऊंट ये जो ऊंटों के माध्यम से ऊंट गाड़ी जो है वहां पर आजकल भी ये प्रयोग की जाती है। कुछ क्षेत्रों में ये आजकल भी अधिकतर प्रयोग की जाती है, कुछ क्षेत्रों में। आगे देखिए, हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर तो आपको पता ही है, अजायब घर क्या होता है। म्यूजियम को बोलते हैं, म्यूजियम हॉल को, यानी कि संग्रहालय जहां पर पुरानी वस्तुओं को एकत्रित करके रखा जाता है। अजायब घर देखना अभी बाकी है। खंडहरों में से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज्यादा नहीं है। हम चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। यूं अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है। पंजीकृत क्या होता है? जो सूचियों से बंधी हुई हो उनको क्या होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? पंजीकृत बोलते हैं, रजिस्ट्रेटेड। मगर जो मुट्ठी भर चीजें यहाँ प्रदर्शित है, ऊंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफी है। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद, चाक बने विशाल। अगला पेज निकालिए, पेज नंबर 49। मृद बांड क्या होते हैं? मृद होता है मिट्टी और बांड क्या होता है? बर्तन। यानी कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें मृद बांड बोलते हैं। संस्कृत का शब्द है मृद, और बांडे ये देशज शब्द है। उन पर काले बुरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतोल पत्थर, तांबे का आईना क्या होता है? शीशा, दर्पण, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने ये चित्र हुए हैं। ये कुछ चित्र दिए हुए हैं इसमें, आपके पुस्तक में देख लीजिए आप। आगे चलिए, 2 पाटन वाली चक्की, यानी पाटन क्या होता है? 2 पाटों वाली, जी इसके बीच में कनक या किसी अन्य जो खाद्य वस्तु है उसको रखकर पीसा जाता है, बारीक किया जाता है, उसे पाटन बोलते हैं। पत्थर से बनी होती है ये। कंगे, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है कि कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते जो चोरी हो गए। एक खास बात यहाँ
कोई भी महसूस करेगा अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं है। मोहन